सोशोलॉजी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी और उस सीरीज़ में 1000 क्वेश्चन की सीरीज़, उसमें हम लोगों ने 280 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 281 क्वेश्चन से। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ इस सीरीज़ को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 281। कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है। कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या किसमें की गई है, यहाँ पर हमको बताना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है वेदों में, भगवद गीता में, उपनिषदों में, पुराणों में। तो यहाँ पर आप देखिए, जो कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है वो हमारी भगवद गीता में की गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा, प्रवर। प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए प्रवर क्या होता है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर जो दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले, वर्ण चयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ। तो ये मैंने जब आप लोगों को बताया था तो मैंने कहा था ना कि जो एक से सेम पूर्वज को मानते हैं और सेम ऋषियों से पढ़ते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उनको प्रवर बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए होगा, प्रवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया, ये हमें बताना है। यहाँ पर स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं उसमें दिया हुआ है सन 1970 में, सन 1942 में, सन 1936 में, सन 1932 में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम था हमारा 283 का, हमारा जो राइट आंसर होगा वो है डी। ठीक है, 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर बाल विवाह, विधवा विवाह, इससे जो अधिनियम बने हुए हैं ये क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284। व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये वर्ड याद रखिएगा, व्यष्टिक परिवार लिखा हुआ है ये। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हमारे ऑप्शंस में किसने दी थी। तो ऑप्शन में जो दिया गया है, ज़िमरमैन, वार्नर, दुर्खीम, मार्डॉक। व्यष्टिक परिवार की अवधारणा हमारे ज़िमरमैन ने दी थी। ये क्वेश्चन कई बार नेट में भी आया है और आपके पीजीटी में भी आता है, और अभी जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, व्यष्टिक परिवार की अवधारणा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ज़िमरमैन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। ये क्वेश्चन है कि विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो विवाह के बाद पूछा गया है किस प्रकार के परिवार की रचना करता है। क्वेश्चन नंबर 205 है, 85 हमारा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, प्रजनन मूलक परिवार, नौ स्थानीय परिवार, जन्म मूलक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर होगा वो प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं का परिवार, मतलब
जो उनके बच्चे होते हैं उससे जो परिवार बनता है वो प्रजनन मूलक परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286। एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ को कहते हैं। तो निम्न जाति की स्त्री है और उच्च जाति का पुरुष है, तो उस विवाह को क्या कहते हैं, यहाँ पर हमको ये बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ है, वैसे तो आप लोगों को ये आंसर समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन है हमारा अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह। तो आप लोग जानते ही हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक निम्न जाति की स्त्री का एक उच्च जाति के पुरुष से विवाह, वो होता है अनुलोम विवाह। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आता है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह पर क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और हमारा अंतर्विवाह और बहिर्विवाह जो है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह से, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इंट्रोगैमी और एक्सोगैमी को भी। तो अनुलोम देखिए, अनुलोम तो आप लोगों को भी समझ में आया कि निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति का पुरुष। अगर हम इसी का अपोजिट कर दें, मीन्स उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की स्त्री हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है प्रतिलोम विवाह। इसको ध्यान रखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो अनुलोम विवाह है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्य को स्पष्ट किया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर आप लोग खुद भी पढ़ते रहते हैं और मैंने भी आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है कि किसने विवाह के उद्देश्य को बताने के लिए 250 समाजों का अध्ययन किया है। 250 समाजों का इन्होंने अध्ययन करके तब विवाह को बताया, विवाह के उद्देश्य को। यहाँ पर हमारे ऑप्शन में जो दिया गया है वो है लोवी, वेस्टरमार्क, बर्जेस, मार्डॉक। तो किसने किया था स्टूडेंट? इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा मार्डॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। मार्डॉक ने विवाह के उद्देश्य को बताने के लिए 250 समाजों का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत कॉमन सा वैसे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा कि विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। तो विभिन्न जातियां यहाँ पर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, अभी मैंने वैसे इसको बताया भी है आप लोगों को। ऑप्शंस पहले हम देखते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या होगा। बहिर्विवाह होगा, बहुविवाह होगा, जातीय विवाह, अंतर्विवाह या अंतरजातीय विवाह। सो क्वेश्चन था कि विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को, मतलब एक विभिन्न जातियां यहाँ पर है, एक से ज़्यादा जातियां हैं और तब वो परस्पर विवाह कर रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं। सो यहाँ पर 88 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा अंतरजातीय विवाह, ठीक है। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों में परस्पर, ज़्यादातर जाति में क्या होता है, अंतर जातीय विवाह ही होता है, तो ये अंतरजातीय विवाह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 289। ये क्वेश्चन है, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। तो नातेदारी के संबंध में सब दिया था, यहाँ पर ये बताना है हमको। सो सब यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो है मॉर्गन द्वारा, टाइलर द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा, मेलिनोवस्की द्वारा। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारे
189 क्वेश्चन का वो मॉर्गन द्वारा होगा। ठीक है, अब देखिए मॉर्गन ने ही क्या किया था, मॉर्गन ने नातेदारी संबंध के अध्ययन में सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290। ये क्वेश्चन है निम्नांकित में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा गलत है हमको यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मातुल्य। मातुल्य यहाँ पे लिखा है क्या है, उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना। माध्यमिक संबोधन, संबंधियों को पुकारने के लिए वास्तविक नाम का प्रयोग करना। सहकष्टी, गर्भकाल तथा प्रसव के समय पति द्वारा भी पत्नी के सभी कष्टों का प्रदर्शन करना होता है। परिहार, पति के बड़े भाई से दूरी रखना। तो 290 का अगर हम देखें, यहाँ पे हमसे पूछा गया था कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे वो गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो जैसे हमारा परिहार है एग्जैक्ट है एकदम। सहकष्टी ये भी एग्जैक्ट है कि क्या होता है, सहकष्टी क्या है, परिहार। फिर उसके बाद माध्यमिक संबोधन भी ठीक है, लेकिन जो मतुल्य है यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि मतुल्य में पति की संपत्ति प्राप्त करना नहीं होता, यहाँ पे माता का होता है। ठीक है, तो ये गलत युग में था, यहाँ पर हमारा गलत मैच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291। ये क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। यहाँ पे संयुक्त परिवार की नहीं है हमको बताना है। ऑप्शन ए है समष्टिवाद की भावना, स्वतः विकास, श्रम का सरल विभाजन, 3 पीढ़ी के लोगों का होना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें से बताइए कि हमारे संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं होगी। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर 291 का जो राइट आंसर है वो हमारा स्वतः विकास, ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, स्वतः विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं और एक उसकी बहू भी है। तो ऐसे निर्मित परिवार को क्या कहेंगे ये बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है विस्तृत परिवार, इनमें से कोई नहीं, संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार। तो स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट ये हमारा है संयुक्त परिवार। ठीक है, राइट आंसर संयुक्त परिवार होगा, क्योंकि वहाँ पे पुत्र वधू तक 2 जनरेशन की यहाँ पे हमारी पीढ़ियाँ रह रही हैं एक साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे 293 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण में की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पे आपने करा था ना अनुलोम प्रतिलोम वाला, उसी के बिहाफ पर है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए ए है प्रतिलोम, बहुपत्नी विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह। पुरुष अपने से उच्च पत्नी से मतलब निम्न वर्ग की स्त्री से शादी करता है। ठीक है, निम्न वर्ग की स्त्री है तो उच्च वर्ग का पुरुष होगा। इसका क्या होगा हमारा, बताइए राइट आंसर जल्दी से। राइट आंसर क्या है, अनुलोम विवाह होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया था ये।
प्रतिलोम विवाह कहते हैं? अभी अभी ये क्वेश्चन किया है तो आप लोग इसका आंसर राइट देंगे ही। क्या होगा बताइए। ऑप्शन में है, जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह, जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। तो प्रतिलोम विवाह यहाँ पे बताना है क्या होगा। देखिए अभी अनुलोम ऊपर किया है तो उसी का अपोजिट हम यहाँ पे कर देंगे। सॉरी ये पूरा हुआ नहीं। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, श्रेष्ठ जाति की कन्या और निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा प्रतिलोम। देखिए अभी ऊपर किया था ना हमने, यहाँ पे निम्न वर्ग की स्त्री थी, उच्च जाति का पुरुष था, उसी का अपोजिट हमारा प्रतिलोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। परिवार का सबसे ज़्यादा अधिक जो सबसे वो आवश्यक होता है वो सामाजिक कार्य क्या है ये बताना है। सो ऑप्शन में दिया हुआ है, संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, घर की व्यवस्था, आजीविका कमाना, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए परिवार का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सामाजिक कार्य होता है वो है संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। ये भी बहुत कॉमन सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296। ये क्वेश्चन है अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था। मीन्स दो प्रकार के परिवार, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार की बात कौन करता है, हमको यहाँ पर ये बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, आपको पता है इसका, वैसे आंसर पता होगा ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन में है मैकाइवर द्वारा, वार्नर द्वारा, मालरॉक द्वारा, मॉर्गन द्वारा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए जो प्रजनन मूरण और प्रजनन परिवार और अनुकूलन परिवार की बात करते हैं वो है हमारे वार्नर ने इन दोनों में विभेद किया था, ठीक है, अनुकूलन परिवार में और प्रजनन परिवार में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 297। ये क्वेश्चन है लेविरेट से बोध होता है। लेविरेट मीन्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को याद होगा अभी हमारे नेट के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया था, लेविरेट क्या होता है, ठीक है। तो ये भी अक्सर रिपीटेड होता है लेविरेट। तो यहाँ पर देखिए मामा की पुत्री के साथ विवाह, भाइयों तथा बहनों में विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह। सो यहाँ पर बताइए आप लोगों को ऐसे इसका आंसर पता होगा क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये एग्ज़ाम में आया था, मैंने आप लोगों को बताया भी है पेपर के एनालिसिस करते वक्त कि हमारा लेवरेट और सैरोगेट क्या होता है। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मृत पति के भाई से विवाह, उसकी विधवा स्त्री में विवाह, ठीक है। जब मृत पति के भाई से विवाह, कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसकी शादी अपने ही पति के भाई से, चाहे वो उसका जेठ हो चाहे वो उसका देवर हो, तो उससे हो जाती है, वो कहलाती है हमारी लेविरेट विवाह। ओके। नेक्स्ट है 298 क्वेश्चन, नातेदारी की किस रीति ने भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें भतीजा और बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। सो इसका भी आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इनमें से कोई नहीं, मतुल्य,
कवेड पितृ श्रेष्ठय। सो इसमें जो हमारा राइट आंसर है 298 का, वो जो हमारा लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी, पितृ श्रेष्ठय, ये हमारा राइट होगा। कि इसमें क्या होता है, भतीजा जो होते हैं वो बुआ की संपत्ति में उनको अधिकार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 299। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उस पर हमको बताना है। और वो देखिए, पहले मैं ये पढ़ूंगी, इनमें से कौन सी विशेषता हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूप है। मतलब हिंदू जाति व्यवस्था की क्या विशेषता है, हमको ये बताना है। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, पितृ सत्तात्मकता, अंतर विवाह, सोपान, समानता। तो आप लोगों को ये क्लियरली पता ही होगा, हमारे हिंदू जाति व्यवस्था में अंतर विवाह पाया जाता है, राइट है। सोपान पाया जाता है, ये भी राइट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये दोनों चीज़ें हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, बी और सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 300। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। ठीक है, पुत्री किसी पुरोहित मतलब पंडित को भेंट कर दी जाती है, उनको उपहार में, तो भेंट करना दी जाती है, वो क्या कहलाता है यहाँ पे बताना है। तो पता होगा वैसे ये क्वेश्चन हमारे जो विवाह के सैप्लायन के नियम है उसमें आ रहा है की रीतियाँ। तो यहाँ पर देखिए जनजाति विवाह से रिलेटेड है, उसके प्रकारों से। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ब्राह्मण विवाह, असुर विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, इसमें से क्या होगा ये बताना है यहाँ पर। इसमें से जो हमारा को राइट होगा वो है हमारा वो है हमारा दैव विवाह। दैव विवाह ये राइट आंसर है। ठीक है, जिसमें ऐसे हिंदू विवाह का ही एक वो है हमारे इसमें कि पुत्री को पुरोहित को भेंट कर दी जाती है। ठीक है, वो दैव विवाह कहलाता है। सो स्टूडेंट, आज का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमने आज 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था। अब इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे कराऊंगी आप लोगों को कल। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको अगर कोई भी इशू है तो आप लोग उससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।